एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड है। हम सभी को मालूम है कि जियोमॉर्फोलॉजी का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी आगे आने वाली चीजें हैं जैसे वोल्केनोज, अर्थक्वेक, सुनामीज, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, बिल्डिंग, everything is dependent on this chapter, plate tectonics and continental drift theory. So इससे रिलेटेड एमसीक्यूज एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने लिए, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, थ्योरी एंड कंसेप्ट एंड कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए जो आपको काम आएंगे आपकी पूरी प्रिपरेशन में और आंसर करने में भी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लेट मूवमेंट्स। सो प्लेट क्या होते हैं? प्लेट्स आर नथिंग बट ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स, ब्रोकन पीसेस ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, सो ये प्लेट के मूवमेंट होते हैं, उन पे ये क्वेश्चन है। सो देयर इज ऑलवेज यूनिफाइड मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अर्थ। देखिए, हर प्लेट की मूवमेंट यूनिफाइड नहीं हो सकती है। किसी प्लेट की मूवमेंट कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की कभी कभी रुक जाती है, फिर थोड़ी देर बाद बढ़ जाती है। इट इज लाइक दैट। सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड, द रोटेशन ऑफ अर्थ हैज इम्पैक्ट ऑन द प्लेट्स मूवमेंट। यस, रोटेशन ऑफ द अर्थ एक मूवमेंट बनाता है, फोर्स जनरेट करता है, जो कि हर किसी मूवमेंट में एक इफेक्ट जरूर पैदा करता है। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन इज द राइट, सेकेंड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। सो हमें अपना करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो ओनली 2, बी विल बी द ऑप्शन। ओके, so this is how you can see from the explanation here. So as the eruptions do not take all along the entire crest of the plate at the same time, there is a differential movement of a portion of the plate. तो हर plate unified motion में नहीं होती है, difference भी होता है। Also the rotation of the earth has its effect on the separated blocks of the plate portions. So जो ब्लॉक सेपरेट हो जाते हैं, थोड़े हल्के हो जाते हैं, ऑब्वियसली रोटेशन एक मूवमेंट है और रोटेशन वो मूवमेंट प्लेट्स में भी थोड़ी बहुत जनरेट करती है। सो दीज आर द प्लेट्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, दिस इज द अरेबियन प्लेट, दिस इज द इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, करेबियन प्लेट। सो इस तरीके की 7 मेजर प्लेट्स है पूरे वर्ल्ड में, जो बहुत सारी लैंडफॉर्म्स के प्रोडक्शन का, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के जेनरेट होने का कारण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन प्लेट मूवमेंट ओनली द क्रस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर मूव्स ओवर द मेंटल। फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इन जियोलॉजिकल पास्ट इट इज नोटेड दैट वेरी फ्यू प्लेट्स हैवंट मूव्ड। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पास्ट में ये देखा गया है कि जितने भी प्लेट्स आज तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए या आइडेंटिफाई किए, सारे के सारे प्लेट्स कभी ना कभी एक ना एक बार मूव कर चुके हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि किसी भी प्लेट की जो मूवमेंट है, ओनली द क्रस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर है मूव्स ओवर द मेंटल। सो देखो, एक्चुअली प्लेट मूवमेंट को अगर आप देखोगे, यहां से अगर आप इस चीज को पढ़ते हो, continents are part of a plate and what moves is the plate. Moreover, it may be noted that all the plates without exception have moved in the geological past. वो मैंने आपको बताया। A tectonic plate, also called lithospheric plate, is a massive, irregularly shaped slab of solid rock, generally composed of both continental and oceanic lithosphere. Plates move horizontally over the asthenosphere as rigid units. The lithosphere includes the crust and top mantle. ठीक है, सो प्लेट्स कैसे मूव करते हैं? हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। किसके ऊपर? ओवर द एस्फेनोस्फीयर। सो यहां से अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना चाहें, यू विल सी। सो दिस इज द आवर स्टेटमेंट। प्लेट मूव्स ओनली द क्रस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर मूव्स ओवर द मेंटल। ओनली द क्रस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर मूव्स ओवर द मेंटल। सो क्रस्ट पार्ट जो है वो मूव करती है मेंटल के ऊपर। सो ये स्टेटमेंट
करेक्ट है. ओके, सो क्रस्ट ही तो क्या है, रॉक्स है, और वो ही मूव करती है क्या, मेंटल के ऊपर. मेंटल मतलब क्या है, एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल इज फुल ऑफ मैग्मा. सो एस्थेनोस्फीयर की जो रिजिड प्लेट है उसी के ऊपर आपकी क्रस्ट मूव करती है. एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. सो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल अवेयरनेस आती है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनीथिंग, उसके लिए आप हमारा ये एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 24 वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो हमारे परचम ऐप पे. यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन सेशंस और डिटेल पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, प्लस मॉक टेस्ट भी मिलेंगे. अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, जैसे ओनली ज्योग्राफी या ओनली हिस्ट्री या ओनली इकोनॉमी, तो वो पर्टिकुलर कोर्सेज भी हमारे परचम ऐप पे अवेलेबल है. ओके, सो डेफिनेटली ज्वाइन एंड सी द इफेक्टिवनेस. Let's move on to question number 3. So the largest plate identified in the lithosphere is, अभी तक इनमें जो largest plate है वो है Pacific plate. सिर्फ इनमें नहीं, Pacific plate is the largest plate among all the plates in your earth. ठीक है, so you can see from here, I will show you the location of the Pacific plate. दोनों साइड में आपको Pacific plate नजर आएंगे, इधर एंड यहाँ पर. ओके, बोथ द साइड. सो आप इस प्लेट को देखो, ये पूरी प्लेट पैसिफिक प्लेट, यहां से यहां तक. ओके, सो दिस इज द बिगेस्ट प्लेट इन योर टेक्टोनिक सिस्टम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो वेयर डज सी फ्लोर स्प्रेडिंग अकर. सो सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहां अकर होगी, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे. ठीक है, सो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या मतलब, अगर ये एक दो पीसेस ऑफ प्लेट्स है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों की मूवमेंट एक दूसरे से अलग है, डाइवर्ज कर रही है, तो बीच में आपको क्या होगा, बहुत सारा लावा बाहर आएगा, क्योंकि दोनों प्लेट्स अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ एक क्रैक डेवलप होगा, और इस क्रैक में से जो आपका नीचे मेंटल जोन है वहां से लावा प्लूम्स ऊपर आएंगे, और लावा प्लूम्स जैसे ऊपर आएंगे वो नए लैंडफॉर्म्स बनाएंगे, जिससे आपका सी फ्लोर क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा. सो सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको जनरली कहाँ दिखाई देती है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे. ओके, यहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, यू कैन सी द डायग्राम. सो these are two plates which are moving divergently from one another, और लावा प्लूम्स, मैग्मा प्लूम्स आर कमिंग, एंड ये ओशनिक रिज इस तरह तैयार हो रहा है. सो नया ओशनिक क्रस्ट आप देख रहे हो तैयार होते हुए, जिसकी वजह से सी फ्लोर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है. सिंपल सा टेक्निक है, अगर आप एक वाटर लेते हो एक ग्लास में और उसमें आप क्या डाल देते हो, स्टोन्स, तो वो वाटर क्या आने लगता है, ऊपर आने लगता है और वो स्प्रेड होने लगता है. एक टाइम ऐसा आएगा जो वाटर ओवरफ्लो भी हो जाएगा. सेम इज हैपनिंग, नया ओशनिक क्रस्ट दिन पर दिन तैयार हो रहा है, वो वाटर की जगह ले रहा है, तो वाटर क्या कर रहा है, लैंड की तरफ क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है. ओके, सो यहाँ से भी यू कैन स्टडी अबाउट द सेम थिंग. Next is question number 5. So what do scientists believe in the force behind the plate tectonics theory? So actually क्या ऐसी force है जो प्लेट को मूव करती है. So sun's gravity, gravity slap pull, convection currents, movement of the plates. Actually convection currents is the main energy जो किसी भी प्लेट को मूव करने में मदद करती है. So convection currents क्या है, for example this is your structure of your earth, we have the core, we have the mantle area and we have the crust area. So mantle area से जो मैग्मा प्लूम्स ऊपर की तरफ चलते हैं, क्यों चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे जितने आप अंदर जाते हो अर्थ के उतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. सो नीचे की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ हॉटनेस हो जाती है मैग्मा को, एंड इसीलिए कन्वेक्शन करंट्स ऊपर की तरफ बनते हैं. बट जैसे ये रॉक पे टकराते हैं और आगे जाने का रास्ता नहीं होता है, ये क्या करते हैं, घूम जाते हैं, और इनके घूमने के पश्चात हमारे ये ब्रोकन प्लेट्स को क्या मिलती है, मूवमेंट मिलती है. इसीलिए कन्वेक्शन करंट इज योर आंसर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा इससे पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, और यहाँ पर जो सेम चीज मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई, आप देखो मैग्मा प्लूम्स ऊपर जाएंगे. सो कुछ मैग्मा प्लूम्स क्रैक से बाहर निकल के वोल्केनो भी बनाते हैं, पर जहां समझ लो क्रैक्स नहीं है वहां ये मैग्मा प्लूम्स दोबारा घूम जाएंगे, कूल डाउन होके दोबारा नीचे आएंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इनकी जो ये वाली मूवमेंट है ये प्लेट को क्या करेगी, मूव करेगी. ओके, सो आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा मैम ने पढ़ने के लिए बोला, ये मिलेगा कहाँ.
तो हमारे परचम ऐप पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सो जितने भी यूट्यूब वीडियोस है उसका पीडीएफ बैंक है। सो पीडीएफ बैंक आपको या तो perchamclasses.in में भी मिल जाएगा और या आपको परचम ऐप जो आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हो उस पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कोई क्वेरी करनी है तो ये दिए गए नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Which of the following is associated with shallow earthquakes? So देखो, अगर दो प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो अर्थक्वेक का जो वेलोसिटी होगा वो बहुत ज्यादा होगा, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन दो प्लेट्स अगर एक दूसरे के पास से पैरेलली चल रही है, या तो सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो पैरेलली जब चलती है तो हो सकता है एक दूसरे प्लेट्स को वो रगड़ के चली जाए, है ना, और वहां पे एक शियरिंग हो, ठीक है। लेकिन उसकी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि वो टकराए नहीं या एक दूसरे को चीर के दूर नहीं गए, वो सिर्फ एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अर्थक्वेक्स क्रिएट होते हैं वो शैलो होते हैं, बहुत ज्यादा उनका इंटेंसिटी नहीं होता है। सो कहाँ पर हमें शैलो अर्थक्वेक्स मिलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे। सो जो दो प्लेट्स पैरेलली चलती हैं या सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उन बाउंड्रीज को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। यहाँ से यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन, जो भी मैंने बोला है वो यहाँ आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज द डायग्राम, आप देख रहे हो, दिस इज द प्लेट, दिस इज द प्लेट, ठीक है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाया गया, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। यहाँ देखो शियरिंग हैपन हुआ, मतलब एक दूसरे से प्लेट जरूर थोड़ा सा टच हुआ लेकिन टकराई नहीं है, इट इज पासिंग ईच अदर, है ना। और उस पास में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो रॉक्स की शेकिंग रिलीज हो रही है, दैट इज वेरी लो इंटेंसिटी शैलो अर्थक्वेक, क्योंकि टकराई नहीं है। दैट इज व्हाई वी हैव द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे शैलो अर्थक्वेक्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. So consider the following statements with respect to continental drift theory proposed by Alfred Wegener. देखो क्वेश्चन में ही आपको एक इंफॉर्मेशन भी मिल गई, अगर याद नहीं है तो यहाँ से याद आ जाएगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रपोज किया था, एल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। In the beginning, all the continents formed a single continent mass called Laurasia. ये गलत है, सिंगल कॉन्टिनेंट को क्या बोला गया था, पैंजिया बोला गया था, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। The movement responsible for the drifting of the continents was caused by pole fleeing force and tidal force. मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, रोटेशनल फोर्स, सो रोटेशनल फोर्स को ही बोलते हैं पोल फ्लीइंग फोर्स। एंड ऑब्वियसली टाइडल फोर्स कैसे जनरेट होती है, अर्थ जब मून की तरफ अट्रैक्ट होता है या सन की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं टाइडल फोर्स। सो सन, मून और अर्थ की जो आपस में एक ग्रेविटेशनल मूवमेंट होती है वही टाइडल बल्ज को भी क्रिएट करती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आएगा, 2 ओनली। ओके, सो यहां से आप इसको you can study about the same thing. So according to the Wegener, all the continents formed single continental mass and surrounded by the same ocean. So single mass को क्या बोलते हैं, पैंजिया, और जो उसके चारों तरफ ओशन सराउंडेड थी उसको क्या बोल रहे हैं, पैंथालसा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। सो पहले ये सारा कॉन्टिनेंटल मास एक साथ था जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे, नाम है पैंजिया। और ये पैंजिया चारों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ था, इस पानी को हम बोलते थे पैंथालसा। धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग हुई और ड्रिफ्टिंग की वजह से आज आपको इस प्रकार का हमारा वर्ल्ड दिखाई देता है। तो जब पानी अब अलग अलग हो गया है, बीच में लैंड आ गई है, तो हमने पानी का अलग अलग नामकरण भी आजकल देखा है। सो 225 मिलियन ईयर्स अगो इस तरह पैंजिया दिखता था और आज करंट अर्थ की पोजीशन इस तरह है। बट लेट मी टेल यू, हर मोमेंट, अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी अर्थ की जो पोजीशन है, ड्रिफ्टिंग है, वो चालू है, ठीक है, स्टार्टिंग है, मोशन में है। तो हर समय हमारा जो ये मैप है वो बदल रहा है, बहुत छोटे मिलीमीटर्स में बदलता है, ठीक है। बहुत लंबे समय के बाद आपको एक एविडेंट जो बदलाव है वो दिखेगा, लेकिन आप ये मान लो कि इट इज कॉन्स्टेंटली इन मेकिंग। एंड साइंटिस्ट कहते हैं कि धीरे 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 ये सारा दोबारा पैंजिया बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग वॉज गिवन बाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हैरी हेस ने दिया, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया है, एल्फ्रेड वेगनर।
टेलर ने बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात किया था, बट ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दी है। सी फ्लोर के बारे में हैरी हेस ने बताया है, और इमानुएल कांट तो फिलॉसफी से डील करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ हैरी हेस, एंड ये इस तरह सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बता रहे थे मैंटल में। ठीक है, जियो पोएट्री एंड ऐसे इन जियो पोएट्री के बारे में इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग को बताया है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. So consider the following statements and identify the right ones. Correct statement ढूंढना है. First, a divergent plate boundary results in plate move apart. Yes, obviously, अगर दो प्लेट डाइवर्जली मूव करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? दो प्लेट एक दूसरे के अपार्ट मूव कर रहे हैं, है ना. सेकेंड, अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री अकर्स व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड. यस, जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो ये जो बाउंड्री तैयार होगी इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री, मतलब कन्वर्ज कर रहा है. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसलिए आंसर है सी. सो यहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. मैंने दो प्लेट्स की मूवमेंट यहाँ दिखाई है. सो डाइवर्जेंट प्लेट यहाँ पर है जब दो प्लेट्स मूव अपार्ट कर रहे हैं. कन्वर्जेंट प्लेट जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं. और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जब ये पैरेलली चल रहे हैं एक दूसरे के आसपास, लेकिन टकरा नहीं रहे या दूर नहीं जा रहे. ठीक है, पैरेलली चल रहे हैं. तो तीन तरीके की प्लेट मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं: डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री. इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप यहां से देख सकते हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड आर सेपरेटेड बाय. सो लेट मी टेल यू, जो अभी हमने सुपर कॉन्टिनेंट किया था पैंजिया, पैंजिया जब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था तो उसके बीच में क्या आ गया था? एक पानी आ गया था, और ऊपर वाले पोर्शन को आप बोल रहे थे लॉरेशिया. ठीक है, और नीचे वाले कॉन्टिनेंटल मास को आप बोल रहे थे गोंडवाना लैंड. ठीक है, गोंडवाना लैंड. सो पैंजिया जब दो हिस्सों में टूटा तो ऊपर वाला हिस्सा वाज कॉल्ड एज लॉरेशिया, नीचे वाला हिस्सा वाज कॉल्ड एज गोंडवाना, और बीच में जो पानी आ गया था उसको हम बोल रहे हैं टेथिस सी. सो पहले तो पैंथेलसा था, लेकिन बाद में जब थोड़ी बहुत ड्रिफ्टिंग हुई और बीच में पानी आ रहे हैं दो लैंड के, तो हमने नाम चेंज किया और नाम हो गया टेथिस सी. आप देखोगे ब्लैक सी और कैस्पियन सी का लोकेशन मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैप में. टेथिस सी का लोकेशन आपको आज नहीं दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि उस टेथिस सी की जगह पे पूरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है. बार बार प्लेट सबडक्ट हुआ, सबडक्शन हुए, कोलिजन हुआ, और सबडक्ट होने के कारण वोल्केनोस बाहर आए, और आज उस टेथिस सी के जगह पे माउंटेन्स तैयार हो गए. लेकिन कहीं कहीं टेथिस सी का पानी बचा हुआ दिखता है. लेट मी जस्ट शो यू इनटू द मैप. सो इस डायग्राम से पहले आप वो कहानी समझ लो जो मैंने आपको बताई. ऊपर वाले पार्ट को लॉरेशिया बोलेंगे, नीचे वाले कॉन्टिनेंटल मास को गोंडवाना, और दोनों के बीच में जो पानी आ रहा है उसको टेथिस सी. आज हमारा वर्ल्ड कुछ इस तरह हो चुका है. ओके, ये आपका वर्ल्ड मैप है, यहाँ से आप बहुत कुछ समझ सकते हो. अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज योर ब्लैक सी. ओके, ये ब्लैक सी है और ये कैस्पियन सी है ना. और आपकी जो पूरी हिमालयन माउंटेन चेन है वो इस तरह आ रही है, एंड देन यू हैव जाग्रोस, अरारट इन टर्की, और ये सीधे एल्प्स तक आती है. तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है पूरी माउंटेनियस चेन है जो डायनेरिक एल्प से शुरू होके यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे खत्म होती है. और इस पूरी जगह पे टेथिस सी था. टेथिस सी की प्लेट का सबडक्शन हुआ, वोल्केनोस बाहर आए, और आज इन एरियाज में पूरे फोल्ड माउंटेन्स दिखाई देते हैं. लेकिन कहीं कहीं पे आपको पानी बचा हुआ दिखता है, जैसे कि कैस्पियन सी, ब्लैक सी और कुछ पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी. तो इनको बोला जाता है ये रेमनेंट्स ऑफ टेथिस सी है, मतलब बचा हुआ पानी है. किसका? टेथिस सी का. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. सो व्हेन द हीटेड मैग्मा flow into the earth's surface through fracture, cracks and volcanoes, it is known as, it is same like कि घर का नाम आपका चिंटू है, एंड जब आप बाहर निकलते हो तो यू बिकम राहुल, आयुष, संजय एक्सेट्रा, है ना. सो जब आपका जो मोल्टन मेंटल है जब वो अंदर रहता है, मेंटल जोन में रहता है, तो आप उसको मैग्मा बोलते हो. लेकिन जैसे ही वो फ्रैक्स, क्रैक्चर्स एंड वोल्केनो बन के बाहर आता है तो आप उसी चीज को क्या बोलते हो? लावा बोलते हो. सो ये याद रखना है, जब तक ये मोल्टन रॉक अंदर है, इंटीरियर में है, तब तक इसको मैग्मा बोलते हैं, और जैसे ही ये बाहर आ जाएगा इसको आप क्या बोलोगे? लावा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस सपोर्ट्स द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट.
सो कुछ एविडेंसेस हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को सपोर्ट करते हैं. पहला, जिक्सॉ फिट ऑफ द शोर लाइंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. यस, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे जो मैं भी आपको दिखाऊंगी, तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका लगते हैं कि एक दूसरे से हटे हुए हैं, और पजल में जिक्सॉ फिट अगर आप दोगे तो बच्चा उसको जोड़ भी देगा. रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस. यस, ऑस्ट्रेलिया की कुछ रॉक्स की जो एज है वो हमारे ईस्टर्न घाट्स के साथ मैच करती है. अगर हमारा वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का वो अफ्रीका के साथ मैच करता है, अफ्रीका का सदर्न पोर्शन एंटार्क्टिका के साथ मैच करता है. तो ये सारे जो है ये एविडेंस है कि कभी ना कभी ये जुड़े हुए थे और ड्रिफ्ट अपार्ट हुए हैं. प्लेसर डिपॉजिट्स. यस, गोल्ड डिपॉजिट्स जो एक तरीके के, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मिलते हैं, एंड देन वी हैव घाना कोस्ट अफ्रीका में भी. तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जुड़ी हुई थी. तो ऑल थ्री आर द करेक्ट आंसर ऑफ एविडेंसेस. सो यहाँ पे कुछ और एविडेंसेस भी मैंने आपके लिए नोट डाउन किए. सो मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अभी आपने पढ़ा. रॉक्स ऑफ सेम एज. द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere. So India की जो गोंडवाना कोल का स्ट्रक्चर है पूरा, वो अनदर 6 लैंड मासेस से बिल्कुल मेल खाता है. नेक्स्ट इज प्लेसर डिपॉजिट्स एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स इन ब्राजील एंड घाना आर द सेम. पढ़ना जरूर, बहुत सारा कुछ आंसर आप कर पाओगे. सो यहाँ आप देखो, इस तरीके से एनिमल्स के जो फॉसिल रिमेन्स है वो इन पोर्शन में आपको मिलते हैं सेम. एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया. आज देखो एंटार्क्टिका बिल्कुल पोलर रीजन में, फ्रिजिड जोन में. इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, फिर भी सेम काइंड ऑफ फॉसिल्स मिल रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि कभी ना कभी ये एक टाइप ऑफ क्लाइमेट में थे. सो और यहाँ से आप जिक्सॉ फिट भी देख सकते हो कि किस तरह साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट अफ्रीका के इस वाले बे पार्ट में फिट हो जाता है. तो काइंड ऑफ जिक्सॉ फिट हमें पर्टिकुलरली दिखाई देता है if we see the world map very minutely. Next is question number 13. The Indo-Australian plate collided with the Eurasian plate to form the mountains. देखो, Indo-Australian जो प्लेट है यहाँ पर स्थित है वर्ल्ड में फॉर एग्जाम्पल, और इसकी जो मूवमेंट है इट इज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड समवॉट नॉर्थ ईस्ट. ठीक है. देन ऊपर से जो यूरेशियन प्लेट है जिसमें यूरोप, चाइना, तिब्बत वाला पार्ट है, उसकी जो मूवमेंट है दैट इज साउथ ईस्ट. और ये दोनों यहाँ टकराते हैं, और यहाँ पर पुराने जमाने में क्या था, तेथिस सी. इन दोनों के टकराने की वजह से तेथिस सी का जो प्लेट है वो रप्चर हो गया. रप्चर होने की वजह से वोल्केनोज बाहर आए, और वहां पर जो माउंटेन सिस्टम तैयार हुआ है उसको हम कहते हैं हिमालयन रेंज. ठीक है. सो ये हम इसको डायग्राम से भी समझ लेंगे एक बार. सो यहाँ यू कैन सी दिस इज योर इंडियन प्लेट, है ना. सो इंडियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पहले इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन एक साथ भी बोल सकते हो. एंड ये ऊपर आपका यूरेशियन प्लेट है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा बड़ा सा यूरेशियन प्लेट है. इसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी साउथ ईस्ट की तरफ है, और इंडियन प्लेट की जो थोड़ी है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है. और इस कोलिजन की वजह से यहाँ क्या तैयार हो रहा है, हिमालयन माउंटेन. आज भी हिमालयस की जो हाइट है वो बढ़ रही है. दैट इज वाई हम हिमालयस को क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन. क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट्स जब आपस में कोलाइड करते हैं तो वो जो मिडिल में जो सब्सटेंस है उसको क्या कर रहे हैं, फोल्डिंग दे रहे हैं. सो आप दोनों तरफ से किसी चीज को प्रेस करोगे तो मिडिल वाला पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, हाइट आ जाएगी उसमें. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. Earthquakes and volcanic eruptions mainly take place at plate boundaries, है ना. क्योंकि earthquake कहाँ पे आएगा, जहां दो प्लेट्स कोलाइड करेगी. वोल्केनो कहाँ आएगा, जहां दो प्लेट्स कोलाइड करेगी या दो अलग अलग जाएगी. तो ये सब कहाँ होगा, प्लेट बाउंड्रीज पे होगा. सो जितनी भी हलचल है ना वो सारी प्लेट बाउंड्रीज पे होती है. इसीलिए आप देखोगे इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वहां कोई खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन सारी टेक्टोनिक एक्टिविटी नॉर्दर्न स्टेट्स में है, क्योंकि प्लेट की बाउंड्री कहाँ है, हिमालय के जस्ट नीचे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. सो व्हेन द कोलिजन ऑफ ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टेक्स प्लेस, द कॉन्टिनेंटल प्लेट इज पुश टुवर्ड्स द, ये मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगी. सो जब कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट टकराते हैं आपस में, सो ये वाला हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये हमारा ओशनिक प्लेट है. तो ओशनिक प्लेट क्या है, डेंस होता है,
बसाल्टिक होता है ना, इसीलिए डेंस होता है. सो जो प्लेट ज्यादा भारी है, ज्यादा डेंस है, वो क्या करेगा, नीचे धस जाएगा. और जो प्लेट लाइट है, ग्रेनाइट है जिसमें, सिलिका है जिसमें, वो क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा. सो ऊपर तो चढ़ता है ये, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है, अगर टूवर्ड्स पूछा है तो टूवर्ड्स कहाँ हो जाती है, ओशन की तरफ, क्योंकि ये प्लेट्स इसके ऊपर चढ़ रहा है, मूव कर रहा है. सो इसका टूवर्ड्स ओशन जो है वो डायरेक्शन हो जाती है. सो इफ यू वांट टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम हियर, आप देखोगे, सो आंसर विल बी ओशन. ठीक है, आंसर विल बी ओशन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. So which of the following support as evidence for continental drift theory? So again evidence का question है. Sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere. बिल्कुल correct statement है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था. Placer deposits of gold in the Ghana coast have their source in Brazil. ये भी correct statement है. Identical species of plants and animals फाउंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द मरीन बैरियर्स. ये भी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था. तो तीनों ही जो है हमारे करेक्ट आंसर है फॉर द एविडेंसेस. ठीक है, सो यहाँ से आप कुछ इसका ले सकते हो. एज यू कैन सी, सो दिस इज योर ब्राजीलियन कोस्ट, दिस वन, एंड दिस इज द घाना कोस्ट. और यहाँ इन दोनों में प्लेसर डिपॉजिट सेम है. और डायग्रामेटिकली भी अगर आप देखते हो तो ये यहाँ फिट हो जाएगा. सो जिग्सॉ फिट भी है. And then fossil remains of different plants and animals continents के either sides पे हमें same मिलते हैं. So that says कि evidence proper है. Next is question number 17. So which of the following is correct about the Indian plate? So Indian plate के ऊपर question है. The Indian plate is tectonically different from the peninsular Indian plate. पहली बात, एक ही इंडियन प्लेट है, नॉर्दर्न या पेनिनसुलर प्लेट अलग अलग नहीं है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. एक ही इंडियन प्लेट है जिसमें सारा इंडिया, पोर्शंस ऑफ बांग्लादेश, पोर्शंस ऑफ पाकिस्तान एंड पोर्शंस ऑफ म्यांमार भी आता है. सो यहाँ कोई बॉर्डर तो बना नहीं सकते हम. दीज आर नेचुरल बाउंड्रीज. सो इंडियन प्लेट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मेनली द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. सो इट forms a convergent plate boundary with the Himalayas. It also extends to Pakistan and Myanmar. अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में. तो convergent plate boundary है इंडिया की, किसके साथ है, यूरेशियन प्लेट के साथ है. और बीच में क्या आ रहा है, हिमालयाज. और ये प्लेट पाकिस्तान और म्यांमार तक एक्सटेंड बिल्कुल करती है. सो ओनली 2 इज द आंसर. पहले वाला स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो यहाँ से आप थोड़ा सा इंडियन प्लेट के बारे में पढ़ सकते हैं. इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप देख सकते हो, दिस इज द इंडियन प्लेट. और इस इंडियन प्लेट में बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ पोर्शंस और पाकिस्तान के कुछ पोर्शंस आ जाते हैं. पूरा श्रीलंका आ जाता है, एंड सम पोर्शंस ऑफ मालदीव्स आल्सो. सो दिस इज द इंडियन प्लेट. और इसकी मूवमेंट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ. ठीक है, अरेबियन, ये ऊपर यूरेशियन प्लेट की मूवमेंट कहाँ है, साउथ ईस्ट की तरफ. ये यहाँ टकराते हैं और यहाँ क्या बिल्ड हो रहा है, हिमालयाज. ओके, आई होप ये भूलोगे नहीं आप. एंड ये है इंडियन प्लेट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन. हमारा जो हमने पढ़ा वही है, आप इसको अलग से भी पढ़ सकते हो अपनी पीडीएफ बैंक से पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. क्वेश्चन नंबर 18, विथ रेफरेंस टू प्लेट बाउंड्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. बाउंड्रीज के बारे में पढ़ना है. न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड इन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. देखो, न्यू क्रस्ट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में नहीं, डाइवर्जेंट में जनरेट होते हैं, है ना. सो जब प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज होती है, इनके बाउंड्री पे जो फ्रैक्चर आता है, यहाँ न्यू क्रस्ट जनरेट होता है, क्योंकि न्यू वोल्केनो बाहर आता है. जब प्लेट्स कन्वर्ज होते हैं तो प्लेट्स टूटते हैं, सबडक्शन जोन होता है, नया मटेरियल बाद में. कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैपन ओनली बिटवीन 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. ये भी गलत है. कन्वर्ज कर रही है अगर 2 प्लेट, तो जरूरी नहीं है दोनों कॉन्टिनेंटल हो. दोनों कॉन्टिनेंटल हो सकती है, दोनों ओशनिक हो सकती है, या एक कॉन्टिनेंटल एक ओशनिक भी हो सकती है. दोनों ही चीजें पॉसिबल है. ओके, इन डाइवर्जेंट बाउंड्रीज वन क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड बाय द अदर. बिल्कुल गलत. डाइवर्जेंट बाउंड्री में कोई किसी का क्रस्ट डिस्ट्रॉय नहीं करता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपार्ट मूव कर रही है. इसलिए मिडिल में क्या तैयार होता है, नया क्रस्ट. सो ये स्टेटमेंट नंबर 3 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट लिखे हुए हैं, और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है. सो करेक्ट आंसर हमारा है यहाँ पर नन. ओके, सो यहाँ से आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो. So when new crust is generated, plates pull away from each other, divergent boundaries. Where the crust is destroyed, convergent boundaries. और तीनों तरीके की मूवमेंट्स हो सकती है, ओशनिक ओशनिक,
कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल ओशनिक, तीनों तरीके की मूवमेंट्स हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोल बेड्स इन अंटार्कटिका इंडिकेट्स दैट, देखो कहीं पे भी अगर कोल बेड्स है, कोल का होने का मतलब क्या है कि क्या नीचे दब के फॉसिल बन गया होगा और उसके बाद वो कोल में तब्दील हो गया। कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, है ना। सो कोल के पहले जो है वो कोई ऑर्गेनिक मैटर है और वो क्या है, प्लांट्स, मेनली आपका प्लांट्स ट्रीज ये सब है ना। और ये प्लांट्स और ट्रीज ज्यादा कहाँ होंगे, तो या तो आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है, और या आपका टेम्परेट क्लाइमेट होना चाहिए। इस तरीके के क्लाइमेट में अंटार्कटिका को होना चाहिए, तभी वहां कोल मिला है। पुराने जमाने में होगा कभी वहां पे टेम्परेट। सो बीइंग पार्ट ऑफ अफ्रीका जरूरी नहीं है, अफ्रीका को छोड़ के और भी कोल बेड्स है पूरे वर्ल्ड में। और कोल्ड ड्राई क्लाइमेट, अगर कोल्ड ड्राई क्लाइमेट है तो वहां वेजिटेशन कम होगी और इतना सारा कोल तैयार होने की संभावना नहीं होगी। और टेम्परेट रेनी क्लाइमेट, यस टेम्परेट होगी तो ग्रासलैंड्स बहुत होंगे, रेन होगा तो ऑब्वियसली फ्लोरा फोना वहां जन्म लेगा एंड देन वो दबेंगे भी, फॉसिल्स बनेंगे और वही फॉसिल से फ्यूल निकलेगा जिसको आप बोलते हो कोल। सो आंसर इज योर सी ऑप्शन। बीइंग फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, अगर इक्वेटर से आप ज्यादा दूर जाएंगे तो आपका वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है तो कोल का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, सो विच कन्वर्जेंट बाउंड्री डज नॉट हैव अ सबडक्शन जोन, कहां पर सबडक्शन नहीं होता। देखो सबडक्शन का मीनिंग समझा देती हूँ। जब दो प्लेट्स आपस में मूव कर रहे हैं, एक प्लेट नीचे सबडक्ट हो गया और एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, सो जो सबडक्ट होगा ना वही प्लेट क्या होगा, मेल्ट होगा नीचे जाके, क्योंकि नीचे टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। मेल्ट होके यही मैग्मा प्लूम्स जब ऊपर आएंगे तो क्या बनेगा, वोल्केनो। ओशनिक ओशनिक दोनों ही प्लेट डेंस है, दोनों सबडक्ट होंगे, ट्रेंचेस बनेंगे। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल दोनों प्लेट आपस में टकराएंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, कोई एक सबडक्ट होगा जिसकी डेंसिटी दोनों में से ज्यादा होगी। कॉन्टिनेंटल और ओशनिक में पक्का ओशनिक प्लेट डेंस है तो वो सबडक्ट होगा। ट्रांसफॉर्म प्लेट में कोई किसी भी तरीके का कोलिजन या डाइवर्जेंस नहीं है तो कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं होगा, इसलिए आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी जो वेगनर की, उसमें नेगेटिव पॉइंट क्या था वो ये आपको पूछ रहे हैं। He could not explain the mechanism for movement of the continents. Too many scientists already came up with the same theory. ये गलत है, बहुत सारे साइंटिस्ट इस सेम थियोरी को लेकर नहीं आए। He could not explain the fossils found in different continents of same nature. ये तो इनका मेन एविडेंस था, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सो प्रॉब्लम क्या थी कि वो कॉन्टिनेंट किस तरह मूव कर रहे हैं उसका मैकेनिज्म नहीं समझ पाए। देखो कन्वेक्शनल करंट की वजह से कॉन्टिनेंट्स मूव तो कर रहे हैं लेकिन उसके डायरेक्शन उस तरफ क्यों है, किसी पर्टिकुलर प्लेट की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों है, ये इस थियोरी में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम है आपका ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द प्लेट टेक्टोनिक्स थियोरी। सो मेन कंसेप्ट पूछा है, सो मूवमेंट ऑफ ओशन करेंट्स बिल्कुल भी नहीं, शिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज बिल्कुल भी नहीं। सो लेकिन यहाँ पर एक ही आंसर करना है, कॉन्सेप्ट पूछा है मेन, तो आंसर क्या है, शिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि पूरी प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है वो कॉन्टिनेंट की शिफ्टिंग पे ही डिपेंडेंट है। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रपोजेस दैट अर्थ्स कॉन्टिनेंट मूव ओवर टाइम ड्यू टू द मोशन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, सो मोशन इज मूवमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, which phenomena occurs when one tectonic plate is forced beneath other? So one tectonic plate is forced beneath the other, तो क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। सबडक्शन के बाद क्या होगा, मेल्टिंग, और मेल्टिंग के क्या बाद होगा, वोल्केनो का ऊपर आना। सो फर्स्ट थिंग विच इज हैपनिंग इज सबडक्शन। ओके, सो दिस इज हाउ सबडक्शन लुक्स लाइक। सो ये जो प्लेट है, डेंसर प्लेट, इट इज गोइंग डाउन सबडक्टिंग एंड दिस प्लेट is coming up. So this plate में subduction हुआ, यहीं पे melting होगी and the volcanoes will come out. Okay. Question number 24. So who first proved the effect of convection currents in the mantle region? And he was Arthur Holmes. याद रखना है, important है। So mantle region में जो plumes ऊपर जाते हैं
और इनके घूमने की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट आती है, दैट वाज एक्चुअली आइडेंटिफाइड बाय आर्थर होम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैंथालसा. सो पैंथालसा का मतलब ही होता है टू मच ऑफ वाटर, एंड दैट इज व्हाई पैंजिया जब एक सुपर कॉन्टिनेंट की तरह देखा जा रहा था तो उसमें जो जितने भी वाटर थे दोनों साइड में, दैट वाज पैंथालसा. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. So which one of the following is not a minor plate? So minor plate किसको नहीं बोल रहे? एंटार्क्टिका. क्यों? क्योंकि एंटार्क्टिका एक मेजर प्लेट्स है. 7 मेजर प्लेट्स है वर्ल्ड में और कुछ माइनर प्लेट्स, वो मैं आपको अभी इसमें शो कर देती हूँ. ओके, सो दिस इज योर वर्ल्ड मैप. सो वी हैव 7 मेजर प्लेट्स. इसमें प्लेट नंबर 1 इज योर नॉर्थ अमेरिका, प्लेट नंबर 2 इज योर साउथ अमेरिका, प्लेट नंबर 3 इज अफ्रीकन प्लेट, प्लेट नंबर 4 इज यूरेशियन प्लेट, प्लेट नंबर 5 आप देख रहे हो एंटार्क्टिका प्लेट, प्लेट नंबर 6 इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंड प्लेट नंबर 7 इज पैसिफिक प्लेट ऑन बोथ द साइड्स. ऑल्सो पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है हमारे वर्ल्ड में. ओके, 7 मेजर प्लेट्स. कुछ माइनर प्लेट्स भी है, छोटे प्लेट्स जैसे जुआन डी फूका, कुकूस प्लेट, कैरेबियन प्लेट, नास्का प्लेट, then we have यहाँ पे अरेबियन प्लेट, यहाँ फिलीपींस प्लेट. These are the small plates. Okay, moving on to question number 27. So in plate tectonics theory, a plate can be made of. देखो, what is a plate? Plate is just a piece of rock. And what is rock? It is lithosphere. So lithosphere आप किसको बोलते हो? रॉक के पीसेस को. अब lithosphere आपका दो टाइप का हो सकता है, कॉन्टिनेंटल lithosphere भी हो सकता है एंड आपका ओशियनिक लिथोस्फीयर भी हो सकता है. सो आंसर यहाँ पे होना चाहिए सी, दैट इज बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फीयर. सो ए ऑप्शन ओनली बोल रहा है कॉन्टिनेंट, बी ऑप्शन ओनली बोल रहा है ओशियनिक, एंड डी ऑप्शन में सिर्फ एस्थेनोस्फीयर लिया, उन्होंने क्रस्ट नहीं लिया, इसीलिए आंसर विल बी सी ऑप्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज अ टेक्टोनिक प्लेट दैट लाइज बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट? सो प्लेट ऑफ यूरेशिया और पैसिफिक प्लेट के बीच में कौन सा प्लेट है? आंसर इज फिलीपीन सी प्लेट. मैं इसको आपको मैप पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, सो दिस इज योर वर्ल्ड मैप एंड आपको पूछा है यूरेशियन प्लेट. सो दिस इज द यूरेशियन प्लेट, दिस इज योर पैसिफिक प्लेट ऑन बोथ द साइड्स. यूरेशियन एंड पैसिफिक के बीच में दिस वन इज योर फिलीपीन सी प्लेट. ओके, दिस इज अ माइनर प्लेट, मेजर प्लेट नहीं है ये. Next is your question number 29, which says the theory of plate tectonics does not explain the origin and location of which one of the following? Earthquake की origin और location convergent, divergent, transform boundary पे based है. Mountains की formation convergent boundaries पे based है. ओशन करंट्स की कोई भी एक्सप्लेनेशन हमें प्लेट टेक्टोनिक से नहीं मिलती है. एंड सी फ्लोर का भी हमें बहुत अच्छे से सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसमें समझाई गई है. सो आंसर इज ओनली 3, विच इज बी ऑप्शन, जिसका कोई भी प्लेट टेक्टोनिक से वास्ता नहीं है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. व्हाई इज अ डाइवर्जेंट बाउंड्री ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री? वेरी इजी. डाइवर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेट्स अलग अलग मूव करते हैं, बीच में आ जाता है फ्रैक्चर. फ्रैक्चर में से आपका आ जाएगा बाहर मेंटल से मैग्मा, जो ऊपर लावा सॉलिडिफाई हो जाएगा एंड क्या बनाएगा? न्यू क्रस्ट. और इस न्यू क्रस्ट की वजह से इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोला जाता है. तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? मैग्मा फ्लोज बिटवीन द प्लेट्स एंड फॉर्म्स न्यू क्रस्ट. दिस विल बी योर आंसर. सो इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप ये देख सकते हो कि दो प्लेट्स जो है वो अलग मूव हो रही है और आपका यहाँ फ्रैक्चर से मैग्मा इज कमिंग अप एंड इट इज क्रिएटिंग न्यू ओशनिक क्रस्ट. पुराना क्रस्ट मेल्ट नहीं होता है लेकिन नया क्रस्ट जरूर बिल्ड हो जाता है, इसीलिए कंस्ट्रक्टिव जोन डाइवर्जेंट बाउंड्री को हम बोलते हैं. ओके, सो दिस वाज योर 30 क्वेश्चंस इन रिगार्ड टू द प्लेट टेक्टोनिक्स चैप्टर. कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई. ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.